लास्ट वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 अम्ल क्षारक तथा लवण में हमने पार्ट 1 पूरा कर लिया था। आज की इस वीडियो में उसका आगे शुरू करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला टॉपिक है अम्ल क्षारक सूचक का उपयोग। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो अम्ल क्षारक सूचक होते हैं उनका उपयोग कैसे किया जाता है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने अम्ल क्षारक सूचक पढ़े थे, जिसमें हमने दो प्रकार के अम्ल क्षारक सूचक पढ़े थे। जिसमें पहला अम्ल क्षारक सूचक था रंगीय सूचक, जबकि दूसरा था गंधीय सूचक। रंगीय सूचक ऐसे सूचक होते हैं जब उनको अम्लीय या क्षार के माध्यम में रखते हैं तो उनका रंग बदल जाता है, जबकि गंधीय सूचक उन सूचकों को कहते हैं जिनको अम्लीय या क्षार के माध्यम में रखने पर उनकी गंध चेंज हो जाती है, स्मेल बदल जाती है। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे कि हम इन सूचकों का उपयोग करके किस तरह से अम्ल और क्षारकों की जांच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अम्ल क्षारक सूचकों में सूचक दो प्रकार के होते हैं। सूचक होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है रंगीय सूचक, जबकि दूसरा होता है गंधीय सूचक। और ये जो रंगीय और गंधीय सूचक होते हैं इनमें से हर एक सूचक दो प्रकार का होता है। जैसे कि पहला होता है प्राकृतिक प्राकृतिक सूचक और दूसरा होता है कृत्रिम। तो पहले बात कर लेते हैं रंगीय और प्राकृतिक सूचकों के बारे में। ऐसे सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं और उनको अम्ल या क्षार के माध्यम में रखने पर उनका रंग परिवर्तित हो जाता है, उन्हें कहते हैं प्राकृतिक रंगीय सूचक। इसका एग्जाम्पल है हल्दी। हल्दी एक प्राकृतिक पदार्थ है और इसकी सहायता से हम किसी अम्ल या क्षारक की जांच कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं? अगर हमारे पास हल्दी है सूचक, अगर हमारे पास सूचक जो है हल्दी है और हमें इसकी सहायता से किसी अम्ल या क्षारक की जांच करनी है, तो हल्दी का अपना एक नेचुरल कलर होता है येलो, पीला। हल्दी का रंग होता है पीला, लेकिन जब हम इसको किसी अम्लीय माध्यम में रखते हैं तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन हल्दी को किसी क्षार के माध्यम में रखने पर इसका रंग हो जाता है लाल। तो हल्दी जो है ना एक ऐसा पदार्थ है जिसकी सहायता से हम जांच कर सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है, क्योंकि अम्ल हल्दी के रंग पर कोई प्रभाव नहीं डालते, क्षारक हल्दी के रंग को लाल कर देते हैं। अब अगर हम इस लाल रंग वाले पदार्थ को, जो हल्दी का रंग चेंज हो गया है लाल में, इसको अगर हम अम्लीय माध्यम में रखेंगे तो अम्ल इसके रंग को वापस वैसा कर देते हैं जैसा है पहले था। ठीक है, मतलब अगर इस लाल रंग की हल्दी को, जब हल्दी लाल हो गई है ना, इसको अगर हम अम्लीय माध्यम में रखेंगे तो इसका कलर वापस पीला हो जाएगा। लेकिन अगर हम हल्दी पर जो है सीधे ही अम्ल को डालेंगे तो अम्ल हल्दी पर कोई प्रभाव नहीं डालते, जबकि क्षारक इसके रंग को लाल कर देते हैं। इस तरह से हम हल्दी की सहायता से ना किसी अम्ल या क्षारक की जांच कर सकते हैं। तो पहला हल्दी सूचक है हल्दी। हल्दी के साथ हम ले सकते हैं लिटमस, लिटमस पत्र, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर भी जो है एक प्राकृतिक रंगीय सूचक है। वैसे तो लिटमस पत्र जब पेपर बन जाता है तो वो कृत्रिम हो जाता है, लेकिन लिटमस जो है ना प्राकृतिक स्रोत से लिया जाता है, तो ये एक प्राकृतिक सूचक है। किस तरह से इसका उपयोग करके हम अम्लीय क्षारक की जांच कर सकते हैं? तो लिटमस जो है दो प्रकार का होता है। एक तो होता है नीला लिटमस, नीला लिटमस, और एक होता है लाल लिटमस। मतलब लिटमस पत्र जो होता है, लिटमस पेपर, दो प्रकार का होता है, लाल लिटमस और नीला लिटमस। अब अगर हमारे पास कोई नीला लिटमस है और हम नीले लिटमस को किसी अम्लीय माध्यम में रखते हैं तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि नीले लिटमस पर क्षारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हमारे पास कोई लाल लिटमस है, लाल लिटमस पेपर, तो लाल लिटमस पेपर पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं होता है लेकिन लाल लिटमस पेपर को क्षारक जो है नीला कर देते हैं। तो इस तरह से ना नीला लिटमस या लाल लिटमस का उपयोग करके अम्ल और क्षारक की जांच कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई नीला लिटमस है तो नीला लिटमस हमें ये बताएगा कि वो पदार्थ अम्ल या क्षारक है, क्योंकि क्षारक नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालते, जबकि अम्ल उसको लाल कर देते हैं। और लाल लिटमस हमें ये बताता है कि कौन सा पदार्थ क्षारक है, जैसे कि क्षारकों से लाल लिटमस नीला हो जाता है, लेकिन अम्ल से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो देखो ये जो है दो प्राकृतिक सूचक हैं जो कि रंगीय सूचक है। अब बात कर लेते हैं कृत्रिम रंगीय सूचक की। तो कृत्रिम रंगीय सूचक में पहला सूचक है मेथिल ऑरेंज।
मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज एक ऑरेंज रंग का सूचक होता है। किस तरह से हम इससे अम्ल और क्षारक की जांच करेंगे? तो जब मेथिल ऑरेंज को अम्लीय माध्यम में रखते हैं तो अम्लीय माध्यम में इसका रंग हो जाता है लाल, लेकिन इसको क्षारकीय माध्यम में रखने पर इसका रंग हो जाता है पीला। तो इस तरह से हम मेथिल ऑरेंज द्वारा अम्लीय क्षारक की जांच कर सकते हैं। एक और कृत्रिम रंगीय सूचक है फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन एक ऐसा रंगीय सूचक है कि जब हम फिनोप्थेलिन को रखते हैं किसी अम्लीय माध्यम में, तो अम्लीय माध्यम में इसका रंग हो जाता है रंगहीन, कलरलेस, कोई रंग नहीं होता। लेकिन जैसे हम इसको किसी क्षारकीय माध्यम में रखते हैं तो फिनोप्थेलिन को क्षारकीय माध्यम में रखने पर इसका रंग हो जाता है गुलाबी, पिंक। तो इस तरह से जो ना अम्ल और क्षारकों का उपयोग करके, सॉरी अम्ल और क्षारकों की जांच करने के लिए इन सूचकों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसे सूचक हैं, इनको अम्लीय क्षारकीय माध्यम में रखने पर इनके रंग बदल जाते हैं, इसलिए ये सब रंगीय सूचक हैं। अब बात कर लेते हैं गंधीय सूचक की। तो गंधीय सूचक में पहला प्राकृतिक गंधीय सूचक है प्याज। प्याज एक गंधीय सूचक है। किस तरह से इसका उपयोग करेंगे? तो प्याज को जब हम किसी क्षारकीय माध्यम में रखते हैं, क्षारक वाले माध्यम में, तो प्याज जो है ना उसकी अपनी जो प्राकृतिक गंध होती है उसको खो देती है ना, मतलब इसकी जो प्राकृतिक गंध होती है, प्राकृतिक गंध, वो खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और अगर हमने प्याज को किसी क्षारकीय माध्यम में रखने पर उसकी गंध को समाप्त कर दिया है, तो अब उसको जो है ना, जब उसकी गंध समाप्त हो चुकी है, वापस अगर हम अम्लीय माध्यम में रखेंगे तो वो अपनी प्राकृतिक गंध में आ जाएगी, जैसी उसकी पहले गंध थी, प्राकृतिक गंध। तो प्याज एक प्राकृतिक गंधीय सूचक है। इसी तरह से हम एक और प्राकृतिक गंधीय सूचक ले सकते हैं, जैसे कि लौंग का तेल। लौंग का तेल भी एक प्राकृतिक गंधीय सूचक है। इसका उपयोग करके हम अम्ल और क्षारक की जांच कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो जब लौंग के तेल को रखते हैं किसी क्षारकीय माध्यम में, तो क्षारकीय माध्यम में प्याज की तरह इसकी जो प्राकृतिक गंध होती है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन जब इसको रखते हैं हम वापस अम्लीय माध्यम में, तो इसकी जो प्राकृतिक गंध होती है लौंग के तेल की, वो वापस आ जाती है। तो प्याज और लौंग का तेल प्राकृतिक गंधीय सूचक हैं, क्योंकि इनको अम्लीय क्षारकीय माध्यम में रखने पर इनकी गंध बदल जाती है। अगर बात करें कृत्रिम गंधीय सूचक की, तो कृत्रिम गंधीय सूचक का एग्जाम्पल है वेनिला। वेनिला एक पदार्थ है जो एक पादप से, प्लांट से लिया जाता है। अब किस तरह से इसका उपयोग करेंगे? तो वेनिला को प्याज और लौंग के तेल की तरह क्षारकीय माध्यम में रखने पर इसकी जो प्राकृतिक गंध होती है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन अब गंध समाप्त होने के बाद अगर हम वापस इसको अम्लीय माध्यम में रख दें तो इसकी प्राकृतिक गंध वापस आ जाती है। तो इस तरह से ना इन सूचकों का उपयोग करके किसी अम्लीय क्षारक की जांच कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट टॉपिक है अम्लों के प्रकार। तो अगर बात करें अम्ल की, तो अम्ल वो पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। ऐसे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो कहलाते हैं अम्ल। और ये जो अम्ल होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई दो अम्ल हैं, तो उनमें से जो ज्यादा खट्टा हुआ उसे कहते हैं प्रबल अम्ल, जो कम खट्टा होता है उसे कहते हैं दुर्बल अम्ल। और जो ये अम्ल होते हैं ना, जब हम इन अम्लों को जल में घोलते हैं, तो अम्लों को जल में घोलने पर अम्ल आयनों में टूट जाते हैं। मतलब अम्ल जो होते हैं आयन से मिलकर बने होते हैं। और जब हम अम्लों को जल में घोलते हैं तो अम्लों को जल में घोलने पर ये आयनों में टूट जाते हैं। तो ऐसे अम्ल जिनको जल में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं उन्हें कहते हैं प्रबल अम्ल। जबकि ऐसे अम्ल जिनको जल में घोलने पर आंशिक रूप से
जबकि ऐसे अम्ल जिनको जल में घोलने पर आंशिक रूप से आयनों में टूटते हैं, मतलब पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटते हैं, उनको कहते हैं दुर्बल अम्ल। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, ठीक है ना। तो पहले बात कर लेते हैं प्रबल अम्लों की। प्रबल अम्ल तो क्या होते हैं प्रबल अम्ल? वह अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित हो जाता है। प्रबल अम्ल कहलाता है। तो एक ऐसा अम्ल जिसको जल में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाता है उसे कहते हैं प्रबल अम्ल। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई अम्ल है, तो पहले हम अम्लों के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अम्ल नाम, जैसे कि प्रबल अम्लों के एग्जाम्पल में सबसे प्रबल अम्ल होता है H2SO4, HCl और HNO3। ये कुछ प्रबल अम्लों के उदाहरण हैं। H2SO4 का नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल। तो ये कुछ अम्ल हैं जो कि प्रबल अम्ल हैं। अम्ल चाहे कोई भी हो, इसमें एक चीज कॉमन होती है कि हर एक अम्ल में H होता है। H, इसमें भी H है, यहाँ पर भी H है और यहाँ पर भी H है। बाकी का पार्ट कुछ और हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास कोई अम्ल है तो अम्ल में H तो होगा ही, बाकी का पार्ट कुछ भी हो सकता है, तो हम उस अलग वाले पार्ट को X मान लेते हैं। तो मान लेते हैं HX एक अम्ल है, और जब हम इस HX को जल में घोलते हैं तो जल में घोलने पर ना ये H जो होता है ये पूरी तरह से अलग हो जाता है, जबकि X पूरी तरह से अलग हो जाता है। तो H जो होता है वो प्लस होता है, X माइनस होता है। H को कहते हैं हाइड्रोजन आयन। ये जो H है ये कहलाता है हाइड्रोजन आयन। जबकि X का मान SO4 Cl NO3 में से कोई भी हो सकता है, या किसी और अम्ल के लिए इससे अलग भी हो सकता है। तो एक ऐसा अम्ल जिसको जल में घोलने पर पूरी तरह से आयनों में टूट जाता है। दो प्रकार के आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन। धनायन उसे कहते हैं जिस पर धनावेश होता है, ऋणायन उसे कहते हैं जिस पर ऋणावेश होता है। तो प्रबल अम्लों को जल में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं, ठीक है ना। तो एक ऐसा अम्ल जो पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाता है उसे कहते हैं प्रबल अम्ल। नेक्स्ट टॉपिक है दुर्बल अम्ल। तो क्या होता है दुर्बल अम्ल? दुर्बल अम्ल एक ऐसा अम्ल होता है जिसे जल में घोलने पर आंशिक रूप से आयनों में टूटता है, पूरी तरह से आयनों में नहीं टूट पाता। वह अम्ल जिसे जल में घोलने पर आंशिक रूप से आयनों में वियोजित होता है, दुर्बल अम्ल कहलाता है। एक ऐसा अम्ल जिसे जल में घोलने पर दुर्बल रूप से मीन्स आंशिक रूप से आयनों में टूटता है उसे कहते हैं दुर्बल अम्ल। अब कुछ दुर्बल अम्लों के उदाहरण लिख लेते हैं। तो दुर्बल अम्लों में पहला अम्ल है HCOOH। HCOOH का नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में पाया जाता है। ये जो अम्ल है ना ये पाया जाता है चींटी के डंक में। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट दुर्बल अम्ल है CH3
COOH, इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में, इसका स्रोत है सिरका। इसी तरह से हम कुछ और अम्ल ले सकते हैं, जैसे कि C2H5COOH, इसको कहते हैं प्रोपेनोइक अम्ल। अगर हम इनमें से कोई भी एक अम्ल ले लें, जैसे कि HCOOH, और क्या होता है जब हम इसको जल में घोलते हैं तो जल में घोलने पर H तो अलग हो जाता है H+, ये वाला H, जबकि बाकी का पार्ट एक साथ रहता है HCOO-। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो अम्ल है HCOOH, ये एक बड़ा अम्ल है, लेकिन जब हम इसको जल में घोल रहे हैं तो ये टूट तो रहा है, लेकिन इसका हर एक एलिमेंट अलग अलग नहीं हो रहा है, हर एक तत्व अलग अलग नहीं हो रहा है। इसका एक बड़ा पार्ट एक साथ है, जबकि एक छोटा सा पार्ट टूटकर अलग हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि ये पूरी तरह से वियोजित नहीं हुआ है, पूर्ण रूप से इसका वियोजन नहीं हुआ है। तो एक ऐसा अम्ल जो जल में घोलने पर आंशिक रूप से वियोजित होता है, मतलब पूरी तरह से नहीं टूट पाता, उसे कहते हैं दुर्बल अम्ल। जबकि एक ऐसा अम्ल जिसको जल में घोलने पर पूरी तरह से आयनों में टूट जाता है, उसे कहते हैं प्रबल अम्ल। ठीक है। अम्लों की तरह क्षारक भी दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्षारकों के प्रकार। तो जिस तरह से अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, तो क्षारक भी दो प्रकार के होते हैं, दुर्बल क्षारक और प्रबल क्षारक। ऐसे क्षारक जिनको जल में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें कहते हैं दुर्बल क्षारक, सॉरी प्रबल क्षारक। जबकि ऐसे क्षारक जिनको जल में घोलने पर आंशिक रूप से आयनों में टूटते हैं, उनको कहते हैं दुर्बल क्षारक। ठीक है ना। तो क्षारक भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है प्रबल क्षारक। तो प्रबल क्षारक क्या होता है? वह क्षारक जिसे जल में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित हो जाता है। प्रबल क्षारक कहलाता है। एक ऐसा क्षारक जिसे जल में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाता है, उसे कहते हैं प्रबल क्षारक। अब कुछ प्रबल क्षारकों के उदाहरण ले लेते हैं। तो प्रबल क्षारकों में पहला प्रबल क्षारक है NaOH। NaOH को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षारक है। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट होता है MgOH का होल ट्वाइस, इसे कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से हम लिख सकते हैं KOH। KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम इनमें से कोई भी एक क्षारक ले लें, जैसे कि NaOH, और जब हम इसको जल में घोलते हैं H2O में, तो NaOH को जल में घोलने पर ये आयनों में टूट जाता है Na+ और OH-। मतलब इसका ना पूर्ण वियोजन हो गया, पूरी तरह से आयनों में टूट गया। एक ऐसा क्षारक जिसका पूर्ण वियोजन हो जाता है, उसे कहते हैं प्रबल क्षारक। नेक्स्ट टॉपिक है दुर्बल क्षारक। नंबर 2, वह क्षारक जो
जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनों में वियोजित होता है, दुर्बल क्षारक कहलाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं दुर्बल क्षारक के। क्षारक नाम। तो दुर्बल क्षारकों में पहला क्षारक है NH4OH। NH4OH होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षारक है। क्या होता है जब हम NH4OH को जल में घोलते हैं तो ये टूटता है आयनों में, NH4 में, NH4 प्लस में और OH माइनस में। OH अलग हो गया, NH4 अलग हो गया, लेकिन NH4 में N और H में काफी सारी चीजें अभी भी एक साथ जुड़ी हैं। इसका मतलब इसका पूर्ण वियोजन नहीं हुआ है या आंशिक रूप से वियोजित हुआ है। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि NH3। NH3 एक दुर्बल क्षारक है और इसका नाम है अमोनिया। एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं CH3NH2। CH3NH2 का नाम होता है मेथिल एमीन। ये भी एक दुर्बल क्षारक है। तो ये जो है प्रबल और दुर्बल क्षारकों के एग्जाम्पल हैं। तो जिस तरह से अगर बात करें अम्लों की, तो अम्लों में एक पार्ट कॉमन होता है H। तो क्षारकों में भी कुछ कॉमन होता है। अगर हम सभी क्षारकों पर ध्यान देंगे तो क्षारकों में कॉमन होता है OH। अम्लों की पहचान H से होती है और क्षारकों की पहचान उनके फॉर्मूले में उपस्थित OH से होती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के किसी भी टॉपिक में कहीं भी किसी को कंफ्यूजन रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।